तीनों लॉज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल, कोई भी बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में जा रही हो, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। हो सकता है ऐसा कि तो भाई रोड मोड़ोगे तो आप ही ना, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसमें, ठीक है। ओके, देखो हमने फोर्स के इम्पैक्ट पढ़े थे कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स कैन मूव अ बॉडी, फोर्स कैन स्टॉप अ बॉडी, वगैरह वगैरह। पर ये तो तब जब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो। कई कंडीशन में क्या होता है कि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स की वैल्यू बदलती है, एक इम्पैक्ट में ही बदलती है, शॉर्ट टाइम के लिए ही बदलती है। जैसे अगर आप एक बॉल को फेंक के मारो वॉल पे, तो वो हिट करेगी, बॉल डीफॉर्म होगी और उसके बाद फिर से अपनी फॉर्म में आएगी और बाउंस हो जाएगी पीछे की तरफ। ऐसा ही होगा ना, नहीं यही बात समझ में? स्फेरिकल शेप आ रही है पर वो डीफॉर्म हो रही है और उसके बाद फिर से अपनी फॉर्म लेगी और बाउंस हो जाएगी पीछे की तरफ, सही है। तो इसमें क्या होता है कि ये वॉल पे फोर्स लगाती है, वॉल इस पे फोर्स लगाता है, राइट है। पर जो वॉल बॉल पे फोर्स लगा रहा है ना, वो स्टार्टिंग में कम है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम होने के बाद फिर डिक्रीज होगा और बॉल वापस आ जाएगी। तो जिस इंस्टेंट तक फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पूरे टाइम इंटरवल में फोर्स कांस्टेंट नहीं है। नहीं आई बात समझ में? जितने टाइम तक फोर्स लग रहा है क्या उतने टाइम तक के लिए फोर्स कांस्टेंट है? बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन बैट लेके खड़ा है और उसने हिट किया, तो बहुत छोटा टाइम इंटरवल है जितने टाइम पे फोर्स लगेगा। लेकिन वो जो बहुत छोटा टाइम इंटरवल है ना, उस छोटे टाइम इंटरवल में भी फोर्स कांस्टेंट नहीं है। बॉल जब टच करेगी बैट को तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, फिर धीरे धीरे जब कांटेक्ट बढ़ेगा, डीफॉर्म होगी, फोर्स बढ़ेगा, फिर फोर्स रिड्यूस होगा और बाउंस होगी वो पीछे की तरफ। सही बात है। मतलब जो टाइम है जिसमें फोर्स एक्ट कर रहा है उसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं है। और अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स के इम्पैक्ट का पता कैसे करें कि फोर्स ने कितना काम। अब आप ये तो बोल दोगे कि फोर्स ने इतना वर्क किया, पर कौन से फोर्स ने किया? क्योंकि फोर्स की वैल्यू तो लगातार चेंज हो रही है, समझ रहे हो। तो यहां पर हमें एक एडिशनल फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। सिंबल यूज करेंगे आप इसका कैपिटल आई, ठीक है। अब कोई बोले इम्पल्स है क्या, तो इम्पल्स फोर्स के नेट इफेक्ट को बताता है। जैसे फोर्स में वेरिएशन होना अगर लगातार, तो उसके नेट इफेक्ट को कैलकुलेट करने का काम करता है इम्पल्स। तो इम्पल्स का मतलब क्या है वैसे? इम्पल्स का मतलब समझते हैं आप? झटका कह ले, जर्क हो गया वो तो, हाँ। क्या चीज? नहीं, वो तो फॉर्मूला बता रहे हो आप कि फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है, ठीक है। ओवरऑल ये फोर्स के इफेक्ट को कैलकुलेट करता है, नेट इफेक्ट को, ठीक है। इसे निकाल सकते हैं हम, हमें पता है यूजिंग सेकंड लॉ। यूजिंग क्या है सेकंड लॉ? कि जो फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, सही है। डेल्टा पी अपॉन टी, टी को उधर फेंक दो तो ये बराबर आएगा चेंज इन मोमेंटम के। फोर्स ने किया क्या? फोर्स ने मोमेंटम चेंज किया ना, सही बात है। और कितने टाइम तक फोर्स अप्लाई हुआ, तो फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता लग जाएगा बॉडी के मोमेंटम का चेंज कितना है। मतलब फोर्स बराबर नहीं है चेंज इन मोमेंटम के, पर फोर्स इनटू टाइम जो है ये बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। तो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को ही इंपल्स बोलते हैं हम, दिस इज इंपल्स। और यही बराबर है चेंज इन मोमेंटम के, एफ इंटू टी एंड पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, एम बी माइनस एम यू, दिस इज इंपल्स। इजी है, लिखो एक बार, ये 2-3 लाइन है। तो कोई कहेगा अगर आपसे कि इंपल्स क्या है तो बता दोगे ना कि ये मेजरमेंट है फोर्स के इफेक्ट का और चेंज इन मोमेंटम का, राइट है। अच्छा, अगर एरिया आपसे पूछा जाए कि एरिया अंडर एफ टी ग्राफ क्या देगा आपको?
इम्पल्स देगा या चेंज इन मोमेंटम? तो राइट है, दोनों बोल सकते हैं आप, ठीक है। ओके। और इम्पल्सिव फोर्स है क्या? अगर बड़ा फोर्स छोटे टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है तो उसी को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स, राइट ना। बड़ा फोर्स छोटे टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है। तो एग्जांपल अभी आपको दिया मैंने कि बॉल आई, बैट से हिट हुई, एक इम्पल्सिव फोर्स है, राइट है। ये ओवरऑल देखा जाए तो सेकंड लॉ ही है, कुछ फर्क है क्या? आप ये बताओ कि अगर चेंज इन मोमेंटम आपको सेम रखना है और फोर्स की वैल्यू को कम करना है तो टाइम इंटरवल बढ़ा दोगे, सही है। और टाइम जितना कम होगा फोर्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, सही बात है। बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हुए हमने इसके, ठीक है। आ गया सबका आंसर? ठीक है, 30 न्यूटन सेकेंड, राइट ना, ठीक है। एंड इम्पल्स इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर? वेक्टर। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? चेंज इन मोमेंटम कह लो, या फिर जो फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है उसके डायरेक्शन, राइट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, हॉर्स एंड कार्ट। हॉर्स एंड कार्ट, ठीक है। आओ बैलगाड़ी की बात करें, घोड़ा गाड़ी की बात करें, ठीक है। पुराने समय की बातें हैं ना ये, तो ऐसे ही सिस्टम देखने को मिलेंगे आपको। ये है 4 पहियों के साथ गाड़ी, 2 ही दिखेंगे क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही परफेक्ट है और सिमेट्री इतनी अच्छी है कि सामने से देख रहे हो तो 2 टायर के पीछे 2 टायर एग्जैक्टली छुप रहे हैं, समझ रहे हो आप? हाँ, तो परफेक्शन की वजह से आपको 2 दिख रहे हैं, आप बनाओगे तो 4 दिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इधर इधर, उसके बाद इसको तांगा भी बोलते हैं ना। ये कनेक्ट होता है एक रस्सी की हेल्प से, और आगे बंधा होता है हॉर्स, या फिर अकॉर्डिंग टू बजट बैल, गधा, बाइक। ठीक ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहां पर है वो हॉर्स, ठीक है। अब हॉर्स बनाना तो मुश्किल काम है, तो ये रहा हॉर्स, ठीक है ना। क्या है ये? बना देते हैं थोड़ा सा, पिछली बार बनाया था ना। है बड़ा प्यारा हॉर्स हमारा, हॉर्स। कान है उसका। ओके, देखो देखो फटाफट से देखो। आप लोगों की वजह से बनाना पड़ा मेरे को ये। सुनो, अब इसका काम क्या है, क्यों लगा रखा है इसे? ताकि इस कार्ट को आगे की तरफ खींचे, सही बात है। तो अगर मान लो मेरे ही रस्सी बांध रखी है और पीछे कुछ ऑब्जेक्ट है और मुझे आगे उसे ले जाना है, तो मैं फोर्स आगे की तरफ लगाऊंगा, ये भ्रम है हमारा। ये देखो, ये होती है नॉलेज का लेवल कि कहाँ जाना है, आगे तो पीछे की तरफ फोर्स लगा दो। अच्छा, हाँ हाँ, तो एक्शन रिएक्शन, राइट। ये जो हॉर्स है
ये अपने पाँव से ही तो फोर्स लगा सकता है, और आसपास तो कुछ है नहीं जिसपे फोर्स अप्लाई कर सके। तो पाँव से वो जमीन को पुश करेगा पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ क्या ऐसे पुश करेगा? तो आंसर ऐसे भी नहीं करेगा, राइट है। वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाला। ऐसा ही होता है ना, जब भी आप चलने की कोशिश करते हैं, एक्शन रिएक्शन, आप यूं खड़े हैं तो आप अपने पाँव से फोर्स ऐसे लगाते हैं, ऐसे यूं, इस पाँव को यूं धक्का दोगे, आगे की तरफ फॉरवर्ड जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, राइट है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। तो ये हो गया हमारा क्या, यहां से बना देते हैं, इस तरफ लगेगा ना फोर्स, ये है एक्शन, और इसका रिएक्शन मिलेगा इस तरफ, सही है? बोलो। तो फोर्स लगाया इस तरफ ताकि रिएक्शन मिले ऐसे, और इस कार्ट को लेके अब ये घोड़ा उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा। सही बात है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट इस हॉर्स के वेट को मैनेज करने का काम करेगा, राइट। और फॉरवर्ड ले जाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो एच है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। मतलब हॉर्स ने धक्का दिया पीछे की तरफ, ठीक है, और अब वो कार्ट को आगे की तरफ लेकर जाएगा, ऐसे ही। समझ गए? बहुत अच्छे। तो जैसे ही ये फोर्स लगाना चालू करेगा तो रस्सी थोड़ी टाइट हो जाएगी, है ना, तो रस्सी पे एक तनाव आएगा। ये भी एक टाइप ऑफ फोर्स है, और इसको बोलते हैं हम टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन है। टेंशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, जानते हो आप, इसे कैपिटल टी से दिखाते हैं, ठीक है। टेंशन के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जब भी किसी स्ट्रिंग पे लोड लगाया जाए या स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने की कोशिश करी जाए तो वो अंडर टेंशन आ जाती है, उसमें तनाव आ जाता है, सही बात है ना। टेंशन का याद रखो कि टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा पुल करेगा, पुश नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं अपनी कमर में रस्सी बांध के लटक जाऊं तो जो रस्सी है वो मेरे पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, नीचे की तरफ पुश नहीं कर सकती, ठीक है। अगर ये एक स्ट्रिंग है तो ये हमेशा बॉडी को अपने एंड से अंदर की तरफ ही धकेलेगा। तो इसीलिए स्ट्रिंग, जो यहाँ पर स्ट्रिंग लगी हुई है, इस पॉइंट से देखोगे तो टेंशन उस तरफ, इस पॉइंट से देखोगे तो टेंशन इस तरफ। मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है ये हॉर्स को तो पीछे की तरफ पुश कर रही है, लेकिन कार्ट को आगे की तरफ, सही बात है, हमेशा एंड से अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो हमेशा पुश करेगा, पुल करेगा, पुश नहीं कर सकता, सही बात है, समझ रहे हो, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए आपको, पहली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आप कंसीडर कर रहे हो अपनी स्ट्रिंग को मासलेस, कि मेरी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर मास नहीं है, तो पूरी स्ट्रिंग के अंदर आने वाली टेंशन सेम होगी, कोई चेंज नहीं। जैसे अगर एक स्ट्रिंग है और यहां पर मैंने एक मास इस पे लोड करा दिया, ठीक है, तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगी। टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। अगर मेरे से कोई पूछे यहाँ टेंशन कितनी है, यहाँ कितनी है और यहाँ कितनी है, तो हर पॉइंट पे सेम है। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो मासलेस स्ट्रिंग प्रैक्टिकली नहीं होती, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हम मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग का कोई मास ही नहीं है, पर एक्चुअल में मास होगा। और अगर मास है तो टेंशन फिर हर पॉइंट पे बदलेगी। क्यों? अगर आपसे पूछा जाए इस पॉइंट पे कितना वेट लग रहा है, तो इस बॉडी के वेट के जितना नीचे की तरफ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओ तो यहाँ पर कितना लग रहा है, बॉडी का वेट प्लस साथ में इतनी स्ट्रिंग का भी तो वेट लगेगा नीचे। नहीं आई बात समझ में? और ऊपर जाओ तो बॉडी का वेट साथ में इतनी स्ट्रिंग का वेट, क्योंकि अब इसके पास मास है। इसीलिए इन जनरल जब भी स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो ऊपर वाले पॉइंट से होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट से होगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में होगा, मतलब उस पर टेंशन सबसे ज्यादा लग रही होगी, राइट है। बहुत अच्छे। तो टेंशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स जो हमेशा बॉडी को अपने एंड से अंदर की तरफ ही खींचने का काम करेगा। मासलेस स्ट्रिंग हो तो हर पॉइंट पे सेम, और अगर मास है तो हर पॉइंट पे, ठीक है। तो जैसे ही एच आया वैसे ही स्ट्रिंग में टेंशन आ गई। ये टेंशन हॉर्स को पीछे खींच रही है और इस कार्ट को आगे। बहुत अच्छे। अब इस कार्ट को पीछे की तरफ, कोई कार्ट पे कोई पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स है क्या? हाँ बहुत अच्छे, राइट, फ्रिक्शन, ठीक है, सही है। आओ बस अब इनकी इक्वेशन लिख लें।
देखो अगर इस हॉर्स को, इस कार्ट को खींच के आगे लेकर जाना है, तो क्या ये बात हमारे समझ में आती है कि h की वैल्यू t से तो ज़्यादा होनी चाहिए? सही बात है। और अगर कार्ट को आगे जाना है तो t की वैल्यू f से ज़्यादा होनी चाहिए। सही है। मैं h में से t माइनस करूंगा, मुझे वो फोर्स मिल जाएगा जिस फोर्स के साथ ये हॉर्स आगे जा रहा है। तो पहली इक्वेशन अगर हॉर्स के लिए लिखेंगे आप तो हाँ लिख लो, तो h माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। ये वो फोर्स है जिसके साथ हॉर्स आगे जा रहा है, और यहाँ पे m क्या है? किसका? बहुत बढ़िया। और वैसे ही जब आप कार्ट के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? t माइनस एफ, ठीक है ना, इक्वल्स टू, और यहां पर m क्या है? अच्छा बताओ, इस पे जितना टोटल फोर्स लग रहा है क्या इस पे भी टोटल फोर्स उतना ही लग रहा है? नेट फोर्स हॉर्स पे जितना लग रहा है क्या कार्ट पे भी उतना ही लग रहा है? तो आंसर है नो सर। अगर दोनों पे फोर्स की वैल्यू सेम हो जाएगी तो दोनों का मास अलग अलग है। अरे हाँ या ना, तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग आएगा। पर प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है क्या कि एक्सेलरेशन अलग अलग आए? अरे हाँ या ना, जैसे मान लो इस पे फोर्स लग रहा है F1, नेट फोर्स इस पे F1 है और इस पे F2 है। F1 को मैं लिख रहा हूँ M1A1 और इसे M2A2। इन दोनों का प्रोडक्ट जरूर बराबर है, इन दोनों का। तो यार क्या बके जा रहा हूं मैं ये, फिर से सुनो क्या मतलब है कहने का। फोर्स अलग अलग है, ठीक है, रीजन वो सुनो। इस पे फोर्स लग रहा है आगे की तरफ कितना? h, पीछे की तरफ कितना? t। h में से t माइनस करेंगे तो वो फोर्स आएगा जिस फोर्स के साथ हॉर्स आगे जाएगा, ठीक है। हॉर्स का कुछ मास है, उस मास की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वही सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना इसमें भी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर ये सिस्टम का पार्ट है तो इसमें कुछ और एक्सेलरेशन है, इसमें कुछ और एक्सेलरेशन है। दोनों में एक्सेलरेशन की वैल्यू तो सेम आएगी। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपने स्पीड को बढ़ाएगा तो ये भी तो 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपनी स्पीड बढ़ाएगा। सही बात है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, मास अलग अलग है, तो दोनों पे लगने वाला फोर्स अलग अलग ही तो होगा। सही है, नेट फोर्स अलग होगा। नहीं आई बात पकड़ में, थोड़ी खिचड़ी बन गई। पक्का? बहुत अच्छे। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। कुछ कैंसिल हो रहे हैं, t कैंसिल हो रहा है, डायरेक्ट कर दें तो h माइनस एफ इज इक्वल्स टू, तो पूरे सिस्टम में आने वाला एक्सेलरेशन कितना? h माइनस एफ अपॉन, इजी, ठीक है। डायरेक्ट भी आ सकता है ये, मतलब ये तो बस खिचड़ी बन गई कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है, नेट फोर्स को नेट मास से डिवाइड कर दो। सही है ना, नेट फोर्स को F इज इक्वल्स टू एम ए। तो नेट फोर्स कितना इस पूरे सिस्टम पे लगने वाला? आगे की तरफ फोर्स है H, पीछे की तरफ है F, H माइनस एफ, और टोटल मास हॉर्स और कार्ट का मास ऐड कर दो। तो निकल तो बहुत आसानी से ही जाता है, पर फिर भी आपको ये अप्रोच पता होनी चाहिए, ठीक है। लिख लो। देखो सर, आइजैक न्यूटन के 3 जो नियम हैं मोशन के, उनमें से सेकंड लॉ इज मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशन। फंडामेंटल किसे कहेंगे आप? जिससे आप बाकियों को प्रूव कर सके, राइट है। हाँ, तो सेकंड लॉ, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है कि प्रूव दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशन। तो आपको सेकंड से फर्स्ट भी प्रूव करना पड़ेगा और सेकंड से थर्ड भी प्रूव करना पड़ेगा। कर देंगे हम, क्या दिक्कत है, डाल दो टॉपिक।
पहले सेकंड से फर्स्ट करते हैं, तो इसका सब टॉपिक भी डाल दो, फर्स्ट लॉ इज कंसिस्टेंट विद द सेकंड लॉ। सब टॉपिक डाला था आपने? सेकंड लॉ इज कंसिस्टेंट विद अदर टू लॉज। सेकंड लॉ इज कंसिस्टेंट विद अदर टू लॉज। ठीक है, बहुत ही इजी है ये काम। F is, this is second law. Rate of change of momentum is directly proportional to external force applied. फर्स्ट लॉ याद करो, फर्स्ट लॉ में सर न्यूटन ने ये कहा था कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और मोशन पे है तो उसी वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में, मतलब उसी स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, राइट है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो एफ एक्सटर्नल को क्या कर देते हैं हम, जीरो कर देते हैं। तो एफ एक्सटर्नल इसे जीरो करोगे तो आपका डेल्टा पी अपॉन टी क्या आ गया, जीरो। दैट इज डेल्टा पी भी क्या आ गया, जीरो। चेंज इन मोमेंटम जीरो आ रहा है, क्या मैं इसका मतलब लिख दूं कि मोमेंटम कांस्टेंट है? चेंज जीरो है ना, चेंज जीरो का मतलब यही तो होता है कांस्टेंट है। अरे यार ऐसे देखो आप, इसको लिख लो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल की वैल्यू जीरो, मतलब कि फाइनल वैल्यू इनिशियल के बराबर है, मतलब कांस्टेंट है, राइट। बहुत अच्छे। तो दैट इज एम वी माइनस यू इज इक्वल्स टू जीरो, सही है। तो v इज इक्वल्स टू यू, मतलब बॉडी जितनी वेलोसिटी से चल रही थी उतनी वेलोसिटी से चलती रहेगी। अगर आपने v को u के बराबर कर दिया या मोमेंटम को कांस्टेंट प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है तो बॉडी जितनी वेलोसिटी से चल रही है उतनी से ही चलती रहेगी, और अगर ये वैल्यू जीरो है तो जीरो ही रहेगी। इसका मतलब आपने सेकेंड लॉ का यूज करते हुए फर्स्ट प्रूव कर दिया। इजी है। आओ थर्ड लॉ प्रूव करें। लॉ तो आपको याद ही है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब एक्शन करवाना पड़ेगा फिर रिएक्शन देखेंगे। तो ऐसा करते हैं, दो बॉडीज एक दूसरे से आई और टकरा गई, ठीक है। दिस इज बॉडी वन एंड बॉडी टू, कोलिजन हो गया इनके बीच में। तो बॉडी वन ने टू पे फोर्स लगाया होगा इस डायरेक्शन में, बॉडी टू ने वन पे फोर्स लगाया होगा इस डायरेक्शन में। इन्हीं में से एक एक्शन है और दूसरा रिएक्शन है। इस फोर्स को मैं बोलूंगा F12 वेक्टर, चलेगा। फोर्स ऑन बॉडी वन ड्यू टू बॉडी टू, इसको मैं बोलूंगा F21 वेक्टर। क्या इन फोर्स के एप्लीकेशन के बाद, जैसे दो बॉडी अगर चलते हुए टकरा गई तो कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी में वेरिएशन आएगा, और वेलोसिटी बदलने का मतलब है मोमेंटम का बदलना। तो अब सेकंड लॉ का यूज कर लो फिर से दोबारा। तो यूजिंग सेकंड लॉ किसके लिए, पहले किस बॉडी के लिए करें, फर्स्ट बॉडी के लिए कर लो। फॉर बॉडी वन, बॉडी वन पे फोर्स कौन सा लग रहा है, F21 वेक्टर, और ये किसके मोमेंटम को चेंज करेगा, जिस पे लग रहा है, मतलब पहली बॉडी का। तो dp1/dt, राइट है। सिमिलरली फॉर बॉडी टू, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ P2 वेक्टर। क्लियर है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो नेट फोर्स मिल जाएगा हमें। तो F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ P1 वेक्टर प्लस d/dt ऑफ P2 वेक्टर। इसी को लिख लो आप d/dt ऑफ P1 प्लस P2 वेक्टर। चलेगा? थोड़ा सा नहीं चलेगा, अब चलेगा।
ये टोटल फोर्स है, ठीक है, और ये नेट चेंज इन मोमेंटम है, राइट है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, बोलो लग तो रहे, पहली बॉडी पे दूसरा लगा रही है, दूसरी बॉडी पे पहला लगा रही है, हमने कंसीडर किया है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा? आइसोलेटेड सिस्टम। ये एक टू बॉडी सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है जिसमें दो बॉडी हैं, और दो बॉडी जब एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है विद इन द सिस्टम, तो ये इंटरनल फोर्सेस में काउंट होगा। जैसे एक चैम्बर में गैस के मॉलिक्यूल्स फिल करके छोड़ दो, वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, समझ गए, वो उनकी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल फोर्सेस है। आपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, और अगर आपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी में टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी का मोमेंटम सेम रहता है। सारी बातें लगभग सेम सी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मतलब कि वो भी जीरो होगा, तो सीधा जीरो पुट कर दूं, F12 प्लस F21 की वैल्यू ये जीरो हो गया, दैट इक्वल्स टू जीरो, दैट इज F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। आ गया क्या? यही है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। और इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस है नेक्स्ट, डाल दो टॉपिक, रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसे, ठीक है। टॉपिक तो डाल दो, कम से कम याद दिला देना।